अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। बहुत से अहम मामलात हैं जिस पे आज तफसीली डिस्कशन होनी है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग का मामला तो है ही, लेकिन उससे पहले एक खबर जिसने हमें कल से परेशान कर रखा है, आपको मालूम ही है, और अभी तक सब इंतज़ार में ही है कि कोई ख़बर आए, कोई पता लगे। बलोचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसकी तलाश का काम अभी तक जारी है। हेलीकॉप्टर में बहुत सी अहम शख्सियात सवार थीं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और DG कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला अफसरान इसमें मौजूद थे। ISPR ने इसकी तफसील भी जारी की है। जी बिल्कुल, और आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसपेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है, और कमिश्नर कलात दाऊद खिलजी का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में FC पुलिस के साथ लेवीज एहलकार भी शामिल हैं और मकामी लोग भी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। मकामी लोग जो हैं, अफराद जो हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। ससीपुनो ओथल से 120 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है। ये हम आपको थोड़ी सी लोकेशन भी बता रहे हैं। DIG खुजदार परवेज़ उमरानी का कहना है कि पहाड़ी इलाके की वजह से तलाश में दुश्वारी का सामना है, और ऑब्वियसली एक फ्लड लाइक सिचुएशन तो बनी हुई है उधर है, और उसी के रिलीफ ऑपरेशन में ये तमाम अफसरान और ये तमाम एहलकार मसरूफ़ थे। सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़ हेलीकॉप्टर लापता होने पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने वाक़े पर तशवीश का इजहार भी किया है, और हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआओं का सिलसिला भी अभी तक जारी है, और तलाश का काम भी अभी तक जारी है। एक इस्तराब, एक कर्ब होता है, पता है, जब भी इस तरह की कोई ख़बर आती है तो आप बस जो जहनी कश्मकश में मुब्तला होता है इंसान, और वही सिलसिला अब तक जारी है। जब से पता लगा है, हर शख्स इसी बारे में बात कर रहा है, इसी बारे में सोच रहा है, और इसीलिए दुआ कर रहा है कि कोई ख़बर आए जल्द, और अल्लाह करे कि कोई मौज़ा हो और ये तमाम लोग बखैर आफियत वापस आएं। आमीन। बिल्कुल, वैसे वो भी कहा जाता है ना, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो एक बिल्कुल आपका जिसका कहना है कि मौजज़े का ही इंतज़ार है कि एक अच्छी खबर जो है वो आ जाए। और बड़ी खबर हमारे हमसाया मुल्क से भी, और सर्टनली अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ग्लोबल इफेक्ट्स भी होते हैं ऐसे मामलात के। काबुल पर अमेरिकी ड्रोन हमला, इत्तलात आ रही हैं कि उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले अलकायदा के लीडर एमन अज़वाहिरी को मार दिया गया है। इस ड्रोन हमले में अमेरिकी सदर ने इसकी तस्दीक की है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि दहशतगर्द को अंजाम तक पहुँचा दिया, वाज़े और काबिल यकीन शवाहिद पर हमले की इजाज़त दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रवां साल एमन अज़वाहिरी की मौजूदगी का पता चलाया था। आपको ये भी बता दें कि अज़वाहिरी 9/11 हमले की मनसूबा बंदी में भी शामिल था, और अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हर कीमत पर अमरीका का दिफा करेंगे, अपने दुश्मनों का हर जगह ताक़ुब करेंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी हमले की मज़म्मत करते हुए इसे आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद ये पहली कार्रवाई है जो इनखला का 1 साल पूरा होने के मौके पर की गई है। और आपको ये भी बताऊं कि सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के एमन अज़वाहिरी की हलाकत के ऐलान का खैर मकदम किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि एमन अज़वाहिरी उन दहशत गर्दों में से था जिसने अमरीका और सऊदी अरब में दहशत गर्द हमलों की क़यादत की और हज़ारों बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया। अच्छा जी, आज की बड़ी खबर जो है, जिसका महीनों से सब लोगों को इंतज़ार था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन हैं उन्हें तो सालों से इंतज़ार था, और सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि ये मामला किसी तरह टल जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो दिन आ गया है जब ये बला नहीं टल पा रही है। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। फैसला हक में आएगा या खिलाफ आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बतौर पार्टी चेयरमैन इमरान खान की सियासत पर हर सूरत इसके असरात होंगे, ज़्यादा होंगे, कम होंगे। ये तो फैसला जब आएगा उस वक्त ही सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। और आपको ये भी बता दें कि बाज़ कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि अगर गैर मुल्की शहरी की तरफ से फंडिंग साबित हो गई तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख भी हो सकती है। और ये सवाल भी किया जा रहा है कि इमरान खान पर गलत बयान ने हल्फी देने पर आर्टिकल 62(1) F का इतलाक
होगा या नहीं? तो ये बहुत से सवाल हैं जो इस केस के साथ जुड़े उसके हुए लिए हैं। लेकिन फिर अदालत से रुजू करना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता ही है, जो भी फैसला आएगा वो सर्टनली उसे अदालत में तो पहले ही जहनी तौर पर इस बारे में तैयार रहना चाहिए कि पहले ही अदालत से या सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू करेगी और क्या फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे या पार्टी को क्लीन चिट भी मिल सकती है और बस वार्निंग दी जा सकती है और सिर्फ फंड जब्त हो सकते हैं और एक वार्निंग इंतबाह से ही काम हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। सो इट कैन गो एनी वे। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली दिस ऑल रिमेन्स टू बी सीन। और आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि फैसला जो है वो आज सुबह 10 बजे आना है। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो गैर कानूनी तरीके से ली गई रकम जब्त कर सकता है और आपको साथ ये भी बता दें कि पार्टी को जुर्माना भी किया जा सकता है। तो बहुत सी ऑप्शंस हैं। लेट्स सी, ये तो सारे सवालात हैं। अभी फैसला जब आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस साल 21 जून को महफूज किया गया था, जो आज 8 साल तक तवील समातों के बाद अब से कुछ देर बाद सुनाया जा रहा है। इत्तेहादी हुकूमत का भी इलेक्शन कमीशन से मुस्तकिल मुतालबा रहा है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द आप इसी सिनेरियो को जरा वाइस वर्सा सोच के देखिए कि किसी और पार्टी का केस होता और 8 साल तक लटका रहता तो आज पाकिस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पे इसकी कहानी होती कि 8 साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की ये जीत है सर्टनली कि चूंकि उनका अपना मामला था इसलिए लोगों को शायद इसका इतना इदराक नहीं है। ये सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। अब ये फैसला बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये फैसला ऐसे वक्त में आ रहा है जब PTI की 2 सूबों में हुकूमत है और वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ वो उनका हैंड पिक था। अब ये खान साहब के हैंड पिक थे, लेकिन जब मुबैना तौर पर ये दबाव में नहीं आए, क्योंकि ऐसी भी इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब कोशिश करते रहे मुलाकात करने की इनसे, खुफिया मुलाकात, और मुबैना तौर पर ये दबाव में नहीं आए तो उसके बाद सर्टनली इनके खिलाफ हो गया तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम मामला। ये जो विजुअल अभी हमने आपको खान साहब कह रहे हैं कि मुझे एतमाद है, ये महज 1 साल पुरानी वीडियो, ये कोई बहुत पुरानी है भी नहीं। तो 1 साल में क्या क्या बदल गया कि उनको बिल्कुल ही अब एतमाद नहीं रहा। तो ये भी एक अच्छा, क्रॉस द बोर्ड मेरा ख्याल है कि अब वो सूरत हाल हो चुकी है कि कोई भी फैसला किसी को लगे कि उसके खिलाफ आ रहा है तो अदम एतमाद का मुजाहरा सबसे पहले किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हो, मतलब कोई किसी भी मामले को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पिछला वाला तो हैंडपिक था, मुस्लिम लीग नून का खान साहब कह रहे थे, अब ये वाला तो आपने खुद लगाया था, फिर बाद में उन्होंने हुकूमत जाने के बाद कह दिया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगाया था, उनके कहने पे लगाया था। मतलब तो खैर कुछ भी कहा जाए, खैर एनीवे क्या बात ये अब कंपाउंड क्यों हुई है, क्योंकि इसके साथ एक और अहम मामला गैर मुल्की अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की हाल ही में शाया होने वाली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की, जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई। कल जब रिपोर्टर्स का इमरान खान से सामना हुआ तो खान साहब किसी सवाल का जवाब देने को तैयार ना हुए। बिल्कुल नहीं दूंगा जवाब। खान साहब का वैसे डिमीनर अभी तक ऐसा ही, वजीर आजम से भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है कोई वो अपने में, स्टाइल तो फिर होना चाहिए, वैसे स्टाइल के पूरे नंबर हैं। अच्छा, साथ ही दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक खबर देने वाली फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा है कि चैरिटी मैचेस के लिए चंदा देने वाले अफराद को पता ही नहीं था कि उनका पैसा जो है वो चैरिटी के बजाय तहरीक इंसाफ को जाएगा। ये एक आई वुड फील कि बहुत बड़ा धोखा है। सोचें, इसको ज़रा इससे इक्वेट करें कि आप पैसा दे रहे हो, लेट सपोज बलोचिस्तान में अभी क्या हो रहा है उसके रिलीफ के लिए, और आप दे रहे हो, खुल के दे रहे हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन ये है कि वहाँ कुछ हेल्प की जाए, कोई मदद की जाए, और आपको ना पता हो कि आपका एक्चुअली कल आज शाहज़ेब खानज़ादा में बहुत से सवालों को जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा इस बारे में।
जिन मेहमानों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पैसा कहां जाएगा, और वो हैरान रह गए जब मैंने उन्हें बताया कि शायद ये पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है। उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अतियात का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। वोटन क्रिकेट ने जो 21 लाख डॉलर तहरीक इंसाफ को भेजे उसमें 13 लाख डॉलर अबराज से आए थे, और वो इनफरादी तौर पर दिए गए अतियात नहीं थे बल्कि एक कंपनी की तरफ से आए थे। और पाकिस्तानी कवानीन के तहत कंपनीज को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सियासी जमातों को फंडिंग फराहम करें। शेख अन-नहान मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी हैं और आरिफ नकवी ने उनके पैसों में से 12 लाख डॉलर पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लिए है। मेरे पास जो शवाहिद हैं वो आरिफ नकवी के बयान हल्फी की नफी कर रहे हैं। मैं 4.5 साल से इस केस पर काम कर रहा हूँ। मैंने आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं देखे हैं और मैंने अबराज में माली बेज़ाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे हैं। अबराज के ऊपर अमेरिका में क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं। दुबई के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने भी अबराज पर करोड़ों डॉलर्स के जुर्माने आयद किए हैं। ये कोई मामूली बेज़ाब्तगी का केस नहीं है। मैं 22 साल से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इस किस्म की सूरत हाल भी किसी भी कंपनी में नहीं देखी। तो ये मैचेस अटेंड करने वाले लोगों को नहीं पता था कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होना है। सिमिलरली एक स्टोरी फ़खर दुरानी की थी द न्यूज़ में, जब उन्होंने उस लिस्ट की छानबीन की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने डोनर्स की इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है, और 1000 और 500 डॉलर देने वाले अफराद से जब फ़खर दुरानी ने रब्ता किया तो उनके रिटन डॉक्यूमेंटेड आंसर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमने तो पैसे दिए थे शौकत खानम को। यही तो सारी बात है। नौशीन यूसुफ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में खड़ी हैं। नौशीन, बताइएगा, सबसे पहले तो ज़रा माहौल बताएं, क्योंकि 10 बजने में ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा, तो क्या आप देख रही हैं कि कोई सपोर्टर्स हो खान साहब के, कोई प्रोटेस्ट के लिए आया हो, कौन आप किसको क्या माहौल देखती हैं? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त माहौल काफ़ी पुरअमन है। कोई भी पीटीआई का सपोर्टर हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी और जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर तैनात किए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब जाने वाले रस्ते हैं उनको खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद किया हुआ है और उन्हीं लोगों को पैदल आने की इजाज़त दी जा रही है जहाँ दफातर में काम करें। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसके ऊपर भी इस वक्त जो काम है वो मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन सिर्फ उसको सरीना चौक और मांगला रोड की जानिब से खुला हुआ है। बाकी जितने रास्ते कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जाते हैं वो भी इस वक्त बंद है। और आज 10 बजे क्योंकि अब टाइम हो चुका है कि जो कोर्ट रूम है वहाँ पे रिपोर्ट जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो गए, जो एहलकार हैं और जो रिपोर्टर्स हैं वो पहुँचना शुरू हो गए, लेकिन जो बेंच है वो आज 10 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है जिन्होंने इस केस की समाअत भी की थी वो आज 10 बजे जो है इस केस का फैसला सुनाने जा रहा है, जो कि अकबर इस बाबर ने 2014 की नवंबर में दायर किया था इलेक्शन कमीशन में, और आज 8 साल बाद तकरीबन इस केस का फैसला होने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन में कम से कम 75 समातें हुई। 30 बार पीटीआई ने इस केस का इल्तवा मांगा, जबकि जो स्क्रूटनी कमेटी थी जो कि मार्च 2018 में कायम की गई थी उस की जो समातें हुई थी कोई उसकी 90 के करीब समातें हुई और उनमें भी 24 बार पीटीआई ने इल्तवा मांगा। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान पीटीआई ने अपने 9 वकील जो हैं वो भी तब्दील किए। इस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने जो 21 जून को फैसला महफूज किया था, जो कि एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी जिसने जनवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को फाइनल दी थी, जिसके बाद उसके ऊपर समातें हुई थी और उसके बाद 21 जून को ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था। तो मजमूई तौर पर कितनी मरतबा इल्तवा मांगा या कितनी मरतबा इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की मजमूई तौर पर नौशीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसमें तो तकरीबन 24 बार पीटीआई ने इल्तवा मांगा था और जो हियरिंग हो रही थी जो इलेक्शन कमीशन की उसमें जो 75 के से ज़ायद हियरिंग्स थी उनमें इलेक्शन पीटीआई ने 30 बार इल्तवा मांगा था। 9 इनके काउंसिल तब्दील हुए, जबकि उन्होंने 6 बार दरखास्तें भी हाई कोर्ट्स में दायर की कि जो केस है ये नाकाबिल समाअत है, ये इलेक्शन कमीशन की समाअत नहीं कर सकता। तो पीटीआई की जानिब से इस केस को लटकाने के लिए इल्तवा के हवाले से और इस केस को सुनने से रोकने के लिए मुतादिद दरखास्तें भी दायर की गई, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है आज इस केस का जो पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस है जिसमें अकबर इस बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया था और उनका कहना है कि पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग हुई है, उस केस का आज फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन 10 बजे सुनाने जा रहा है। चलें नौशीन, वी नो कि आपने भी अंदर जाना है, इसके बाद आपको पता ही है सिक्योरिटी के ज़रा सख्त हालात हैं वहाँ पे, तो आप जाइए फैसले से मुताल्लिक हमें बाखबर रखिए। अभी आपका बहुत शुक्रिया। सो 9
वकील 8 सालों में 7 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तब्दील किए गए, दर्जनों मरतबा इल्तिमा मांगा गया, 6 मरतबा हाई कोर्ट से दरखास्त की गई कि भाई ये इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, नाकाबिल समात इसे करार दिया जाए। मतलब ऑन अर्थ जो हरबा हो सकता था या जो तरीका हो सकता था कि ये किसी तरह ओझल हो जाए निगाहों से मामला, लेकिन प्रेशर ऑफ कोर्स आपको पता है बढ़ता रहा। और खास तौर पे इस वक्त जो पंजाब असेंबली में दैट वाज जिसको कहते हैं ना कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, और उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आई गेस आपको पता है कि ये मामला बढ़ता चला जा रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आ जाना बहुत ज्यादा एक प्रेशर बिल्ड होता रहा। आपको भी याद है हम और आप सालों से अकबर एस बाबर साहब को लेते हैं और सालों से उनको कवर करते हैं, और लिटरली शुरू में कभी हम भी सोचते थे कि भाई ये कितना सब्र है इस आदमी में कि ये लगे हुए हैं काम के पीछे, लगे हुए हैं, पता नहीं इसका फैसला कभी आएगा भी नहीं आएगा। और एक वक्त माहौल भी ऐसा था ना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इख्तिदार भी थी कि इसका फैसला ऐसा लगता था कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। सो वो अकबर एस बाबर साहब ने भी काफी इस सारे अमल में सब्र का मुजाहिरा किया सर्टेनली, और वो नहीं हटे, वो टस से मस नहीं हुए। ऐसा अगर एक आदमी जो इस मामले के वाकई पीछे पड़ा रहा तो वो अकबर एस बाबर साहब थे, जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बानी रुकन। कुछ दिन पहले आफ्टर द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट दैट केम आउट, हमने अकबर एस बाबर साहब से भी बात की थी, और कुछ चीजें तो उनको भी नहीं पता थी, उन्हें ये वूटन क्रिकेट वाली कहानी नहीं पता थी, ये नहीं पता थी। तो हम भी थोड़े से हैरान थे कि इसका मतलब ये है कि एविडेंस जो है जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दिस वो कितना ज्यादा है कि कुछ तो अकबर एस बाबर साहब ने जो खुद प्रोवाइड किया, और फिर ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जब आई तो लगा ऐसे कि बात जो है वो अब इस नहज पे पहुंच गई है कि अब ये फैसला आना बहुत ज़रूरी हो गया है, और आज वो फैसला 10 बजे सुनाया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कंवर साहब मतलब कुछ भी फैसला आ सकता है, सिर्फ जब्त हो सकती है रकम, कोई जुर्माना हो सकता है, या फिर बड़े सख्त नताइज भी हो सकते हैं। सो हम ज़रा मुख्तलिफ सिनेरियोज़ अगर डिस्कस कर लें और आप हमें समझा सकें, ज़ाहिर है आपका तजर्बा है, आपकी नॉलेज है कि मुमकिना तौर पर क्या क्या आउटकम हो सकता है आज के इस फैसले में। नहीं जी, ये तो हकीकत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की पेश नजर ये साबित हो चुका है इलेक्शन के पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक कि इनकी फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग आई है। ये तो बाकायदा रिकॉर्ड में मौजूद है। और आरिफ नकवी और यूए के जो मिनिस्टर हैं मुबारक उल-रहान के बाकायदा फंड जो आया है पीटीआई में वो भी साबित हो चुका है। तो ये तो इलेक्शन के पाकिस्तान ने अपने इसी रिपोर्ट की रोशनी में इस पार्टी का फंड जब्त कर लिया। और जब पार्टी का फंड जो है ममनुआ फंड या नॉट पार्टी ममनुआ फंड और फॉरेन फंडिंग जब्त हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी इतनी होगी कि वो वफाकी हुकूमत को एक रेफरेंस भेजेंगे अपनी सिफारिशात की सूरत में कि हमने इस पार्टी का ममनुआ फंडिंग फॉरेन फंडिंग जब्त कर ली है सेक्शन 204 के तहत। अब यहाँ वफाकी हुकूमत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वफाकी हुकूमत कहेगी जो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने ये रिपोर्ट पेश कर दी है कि इसकी ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान आर्टिकल 17 के तहत इस पार्टी को कालदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दाखिल करेगी। यहाँ मैं आपको इतना अर्ज कर देता हूँ तो वहाँ 3 रुकनी बेंच नहीं बैठेगा, आइन के आर्टिकल 17 के तहत फुल कोर्ट बैठेगी, फुल कोर्ट, और वो फुल कोर्ट फैसला करेगी कि जनाब इस पार्टी की ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो वफाकी हुकूमत का रेफरेंस है उसकी रोशनी में जो उन्होंने कहा इस पार्टी को कालदम करार दी जाए। नहीं तो कंवर साहब इस पार्टी को कालदम करार देने की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में आज इस हवाले से क्या कोई ऑर्डर लिख सकता है, कुछ कह सकता है, या फिर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का आज यही किरदार होगा कि वो ममनुआ फंड कह दे कि साबित हो गया और वो फंड जब्त हो जाए? उसके अलावा इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में क्या आज कुछ नहीं कह सकता और बाकी कार्रवाई सारी वफाकी हुकूमत को करनी होगी? सेक्शन 212, 213, 214 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिफारिशात पेश करेगा वफाकी हुकूमत को कि हमने इस पार्टी का फंड जब्त करे। सिफारिशात पेश करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कानून ने दिए हैं। वो अपनी बताएगा कि वफाकी हुकूमत को बस हमने इंक्वायरी की, ये रिपोर्ट आ गई, तमाम रिपोर्ट डॉक्यूमेंट जो आज वो फैसला सुनाएंगे वो सारा फैसला वफाकी हुकूमत को अपनी सिफारिशात की सूरत में भिजवा देंगे। यहाँ वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान की पार्टी जाने, इलेक्शन कमीशन एक साइड पे हो जाएगा, उसका इसके बाद अमल दखल कोई नहीं होगा। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज पार्टी की तलब करे, वो उनका हक होता है, लेकिन 17 रुकनी फैसला करेगा
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लार्जर बेंच भी हो सकता है, 11 जजों का भी हो सकता है और 17 जजों का भी हो सकता है। ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी आयद होगी कि वो अपनी वजारत दाखिला के जरिए, ना वजारत कानून, वजारत दाखिला के जरिए उस तालब करने के लिए रेफर भिजवाएगी। अच्छा कंवर दिलशाद साहब जी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आता है कोई आज का फैसला, रिपोर्ट जो है वो उनके अगेंस्ट जाएगी, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? वो क्या कंटेस्ट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को भी जो कि आज आएगी? अगर उनके अगेंस्ट जाता है कि उसको भी कंटेस्ट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये भी उनके लिए राइट है। वो भी सेक्शन 214 में लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकती है। मुमकिन है कि आज के फैसले के बाद तो सिर्फ अपने तहरीक इंसाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ जा सकती है। अभी ये वफाकी हुकूमत का रेफर जाने से पहले वो खुद भी इस रिपोर्ट को, इस फैसले को चैलेंज कर सकती है। तहरीक इंसाफ हमारे सेक्शन में इजाजत दी हुई है कि जनाब जो ही फैसला है उसके चैलेंज करने की ये बाकायदा इख्तियारात है उस पार्टी को जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है। देखिए बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा अकबर बाबर के पास, और बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो स्क्रूटनी कमेटी ने गौर खोज नहीं किया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। अच्छा कंवर साहब ये बताइएगा कि अगर कोई पार्टी कलअदम करार दे दी जाती है, आफ्टर दिस ममनुआ फंडिंग प्रूव हो जाती है, और वो पार्टी बरसर इख्तदार भी होती है कहीं किसी सूबे में या वफाक में, तो क्या उसकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी? उसके तमाम मेंबर कौमी असम्बली जो हैं, सूबाई असम्बली, सेनेट, लोकल गवर्नमेंट, तमाम कदम हो जाएंगे और तमाम दफ्तर सीज हो जाएंगे, अकाउंट जब्त हो जाएगी और पार्टी का सिंबल वापस हो जाएगा। पार्टी के रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कुछ पाकिस्तान भी वापस ले लेगा। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो पूरे तमाम दफ्तर बंद, बैंक अकाउंट जब्त, तमाम मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट सबके सब कदम हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब ने ज़रा बहुत सही वजाहतें की हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार बस इतना ही है कि इलेक्शन कमीशन ने यह बताना है कि भाई ममनुआ फंडिंग है या नहीं है, और उसके बाद वफाकी हुकूमत को सिफारिशात लिख कर देनी है। लेकिन उसके बीच में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जाता है ये फैसला तो वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और सिफारिशात वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन लिख कर देगा। इस बारे में तफसील से और भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल आखिर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो मामला सालों से लटका हुआ था, और हमने आपको बताया कि मजमूई तौर पर 9 मरतबा PTI ने अपना काउंसिल तब्दील किया, दर्जनों मरतबा इसको आगे मतलब मुलतवी करने की दरखास्तें दी गई, 6 मरतबा हाईकोर्ट से दरखास्त की, 24 मरतबा उसको इल्तवा भी इसके लिए मांगा। ठीक है जी, 6 मरतबा दरखास्तें दी गई हाईकोर्ट में कि ये काबिल समात ही नहीं है इलेक्शन कमीशन में ये मामला। खैर अब ये मामला अपने मंतकी अंजाम को ऐसा लग रहा है कि पहुंच रहा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे मराहिल हैं, क्योंकि अभी कंवर दिलशाद साहब से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ सिफारिशात लिख कर देनी है, बाकी काम तो वफाकी हुकूमत का है कि उन्होंने फिर आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करनी है या नहीं करनी है। हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। हामिद मीर साहब, क्या लग रहा है आपको आज क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर PTI के लिए, कितना नुकसानदेह हो सकता है या कितना नुकसानदेह नहीं होगा आज का मामला? और इलेक्शन कमीशन तो बस ये कहकर भी जा सकता है कि भाई ये ममनुआ फंडिंग है, अब बाकी वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई करनी है, तो फिर वफाकी हुकूमत की सवाबदीदी होगी फिर? देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो शोर मचाया हुआ ना और सर पे सवार किया हुआ है, उसकी वजह से तो ये लग रहा है कि जी को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से हमारे जो तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा जो हैं उनको ना पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता है, ना उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह के मामला पहली दफ़ा तो नहीं हो रहे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर ओवर रिएक्ट किया। उनके ओवर रिएक्शन की वजह से मीडिया में भी एक हाइप क्रिएट हुई है। हालांकि जैसा कि आपको कंवर दिलशाद साहब ने बताया और भी आपको कानून माहिरीन बताएंगे कि इसमें कोई इतना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इस वक्त कोई अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला आता भी है तो उसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए नहीं होंगे कि अगर तो ममनुआ फंडिंग है तो वो जुर्माना अदा करेंगे, जो ममनुआ फंड थे वो वापस हो जाएंगे। लेकिन ये मामला इतना सिंपल है नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह के तौर पे हल्फिया बयान दिया हुआ इलेक्शन कमीशन को, और जो इलेक्शन कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करें उनके हल्फिया बयान के साथ तो उन्होंने गलत बयानी की है। लिहाजा सिर्फ जो इलेक्शन एक्ट
2017 है उसके तहत कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आइन के आर्टिकल 63(1)(f) के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जिस आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगने का खतरा नज़र नहीं आ रहा आपको। इससे पहले इसी तरह का एक मामला था, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि पाकिस्तान के 2 सूबों में हुकूमत कर रही थी, उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्टी पर पाबंदी लगा दी। अब हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं देखें जी, पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतनी बड़ी साजिश हो रही है, पहली दफ़ा जनाब सब कुछ हो रहा है। उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से बात कर लें, वो उनको बता देगा कि नेशनल अवामी पार्टी थी जो नैप, जो कि सूबा सरहद में, जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे भी उसकी हुकूमत थी और बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत थी। सूबा सरहद में मौलाना मुफ्ती महमूद उस मखलूत हुकूमत के चीफ मिनिस्टर थे और बलूचिस्तान में सरदार ताउला मैंगल उस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर थे। दोनों सूबों में हुकूमत थी और सुप्रीम कोर्ट ने वली खान साहब की एक तकरीर की बुनियाद पर एक रेफरेंस जो है उसको सामने रखते हुए उस पार्टी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर हुआ क्या, वो पार्टी जो है, उस पार्टी में से 5-6 पार्टियां निकली। उसमें से एक पार्टी जो है वो ANP की सूरत में मौजूद है, दूसरी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी की सूरत में मौजूद है, तीसरी पार्टी BNP मैंगल की सूरत में मौजूद है, चौथी पार्टी जो है वो जे सिंध तहरीक की सूरत में मौजूद है, पांचवी पार्टी जो है वो BNP अवामी की सूरत में मौजूद है। तो ये एक हिस्ट्री है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी पार्टी पर पाबंदी लगा भी देते हैं तो वो पार्टी जो है वो नाम बदल के आ जाती है। तो फर्ज करें कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी पर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस फाइल करती है और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेश होते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी सीरियस मामला है, और फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट पाबंदी भी लगा देती है तो कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब नाम बदलेंगे, दूसरी पार्टी हो जाएगी, तहरीक इंसाफ है वो तहरीक इंसाफ बन जाएगी। तो ये पहले भी होता रहा है। ये अच्छा, इन इफेक्ट मीर साहब, इन इफेक्ट तो उनकी फेवर में ही बात चली जाएगी, वो मल्टीपल पार्टीज बना के ज़रा और स्ट्रॉन्गर भी आ सकते हैं। लेट सपोज पाबंदी नहीं लगती, जिस तरह आप कह रहे थे, कोई फाइन भी लग सकता है। व्हाट अबाउट रेप्यूटेशन, या फिर रेप्यूटेशन का टार्निश होना फ़र्क ही नहीं पड़ता अब हमारे मुल्क में? इनफैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान नज़र आता है और बिसाइड्स उनकी ऑब्वियसली एक बड़ी पॉपुलर सपोर्ट तो है, तो उस पर तो उनको फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, जो मैंने आपको एक हिस्टोरिकल एग्जांपल दी है, उसमें एक पार्टी पे पाबंदी लगी तो बहुत सी पार्टियां बनी, लेकिन वो नैब थी, क्योंकि नैब थी जो वो पाकिस्तान की उस जमाने में दूसरी बड़ी पार्टी थी। जब उस पर पाबंदी लगी तो वो दूसरी बड़ी पार्टी थी जिसकी 2 सूबों में हुकूमत थी और उस वक्त आपके सूबे भी सिर्फ 4 थे। लेकिन वो पार्टी जो है वो बहुत सी दीगर पार्टियों को मर्ज करके एक पार्टी बनी थी, इसलिए जब उस पर पाबंदी लगी तो वो बहुत सी पार्टियां बन गई। लेकिन अगर PTI पर पाबंदी लगती है तो ये बहुत सी पार्टियां नहीं बनेगी, ये एक ही पार्टी रहेगी और उस पार्टी का नाम बदल जाएगा, उस पार्टी का सरबराह इमरान खान ही रहेगा। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि ममनुआ फंडिंग के हवाले से इमरान खान साहब जो है उन पर कोई फाइन वगैरह लगता है तो रेपुटेशन तो यकीनन उनकी मुतासिर होगी। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो इतनी इखलाकी गिरावट हो चुकी है कि इतना इखलाकी बहरान पैदा हो चुका है कि एक साबिक वजीर आजम जो है जो एहतसाब का नारा लगाता है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जो अय्या का नाबुदो अय्या का नस्तईन से तकरीर का आगाज़ करता है, तो वो अगर उसके बारे में इलेक्शन कमीशन कह देती है भाई कि आपने हमारे साथ गलत बयानी की है और आपने जो हमें हल्फिया बयान दिया उसमें आपने कुछ कहा लेकिन बाद में कुछ और साबित हो गया, और माली मामला है, माली बदनवानी का मामला है। इसमें दूसरी बात अहम तरीन बात यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उसमें वो पैसा आया है जो शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया था। तो वो लोग जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल को सपोर्ट करते रहे हैं, जिनमें कि मैं भी शामिल हूँ और बहुत भरपूर तरीके से मैंने भी इसमें बड़ी मदद की है और पार्टिसिपेशन किया है और रिसेंट पास तक मैं ये काम करता रहा हूँ, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मुस्लिम लीग नून के मैं रहनुमाओं को जानता हूँ, पार्लियामेंटेरियंस को जानता हूँ, जो इमरान खान के साथ बहुत सख्त सियासी इख्तलाफ के बावजूद अभी तक शौकत खानम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस मामले के बाद बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा और वो लोग जो आंखें बंद करके शौकत खानम को पैसे देते थे, खास तौर पे बैरूनी ममालिक में वो ऐसा
करने से पहले आप 10 मरतबा सोचेंगे। जी, साइमन क्लार्क और फखर दुरानी की जो स्टोरी थी, आपको मीर साहब याद होगा के अकाउंट में। जी, फखर दुरानी की जो स्टोरी थी, उसके बाद तो मतलब बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था, जिसमें से हम लोग भी शामिल थे। मतलब शौकत खाना में से गो टू डोनेशन सेंटर, मतलब आपको कहीं भी कोई सदका खैरात करनी होती है तो सबसे पहला नाम लिटरली हमारे जहन में शौकत खाना में आता है। तो मगर फखर की स्टोरी के बाद भी बहुत सारे सवाल उठे थे। अच्छा, अब ये 63(1)(f) का भी आपने तस्करा किया, गलत बयानी की भी बात की, तो उसके लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त करनी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करना पड़ेगा? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही रब्ता करना पड़ेगा, लेकिन अब उसमें एक और सवाल पैदा हो जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं, वो 63(1)(f) के तहत सियासतदानों के बारे में फैसला करते हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। लेकिन माजी करीब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो, जैसा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, तो उस इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसकी बाद में सुप्रीम कोर्ट ही के 2 जजों ने उसकी तरदीद कर दी। तो अब ये सवाल पैदा होगा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई दरख्वास्त दायर करती है या कोई रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में और उसकी समाअत होती है, तो क्या उस बेंच में वो जज साहिबान बैठेंगे जिनके बारे में खुद अब पब्लिक में ये सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि ये कितने सादिक और अमीन है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसकी तो तरदीद सुप्रीम कोर्ट के उनके ब्रदर जजेस नहीं कर दी। तो ये भी एक नया पाकिस्तान में एक मसला पैदा हो गया है कि हमारी पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है या अदालत आलिया है, तो ये उज़्मा और आलिया जो हैं, ये दोनों दूसरों के बारे में सादिक और अमीन का फैसला करते हैं, लेकिन अब इनकी भी सदाकत और अमानत के बारे में सवालात पैदा हो गए हैं। तो अगर कोई बेंच बनेगा तो उस बेंच में अगर वो जज बैठ गए जिनकी सदाकत और अमानत को उनके अपने ही ब्रदर जजेस ने चैलेंज किया हुआ है, तो फिर एक नया मसला पैदा हो जाएगा। अच्छा मीर साहब, आपको क्या लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, लाइव कवरेजेस का सिलसिला भी जारी है, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो आज ये बता देगा कि ममनुआ फंडिंग है या नहीं है, पैसे जब्त हो जाएंगे, जुर्माना हो जाएगा, उसके बाद काम वफाकी हुकूमत का ही है। कुछ सिफारिशात कर सकता है, वफाकी हुकूमत उन सिफारिशात पर अमल करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन का इससे ज़्यादा कोई किरदार है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि बिला वजह ही इलेक्शन कमीशन को इतना ज़्यादा हदफ तनकीद बनाए रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे जो प्रेशर है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो यही केस है, लेकिन इस केस में जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो उन्होंने बहुत एक तफसीली फैसला लिखा है और इस दौरान में उनको बहुत से प्रेशर्स का सामना रहा, उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है, जिसका तज़किरा अगर कभी वो खुद ही करें तो बेहतर है क्योंकि उनके प्राइवेट मामलात हैं। लेकिन ये जो फैसला सामने आने वाला है, ये फैसला यकीनन पब्लिक होगा और आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फैसला जो है ये कोई आम फैसला नहीं होगा, ये एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा, एक मिसाल कायम हो जाएगी और उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे जो हमारी दीनी जमातें हैं जो बहुत चंदा इकट्ठा करती हैं, पैसे इकट्ठे करती हैं, इन सब के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ होगी कि इन सब जमातों को आइंदा से अपने जो अकाउंट्स हैं, अपने जो फंड्स हैं, उनका हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को देना भी पड़ेगा और उसके लिए ये जो सर्टिफाइड किस्म के जो अकाउंटेंट्स हैं उनको खिदमात भी हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, इस साल अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है जी कि अभी तो जो पिछली मरदमशुमारी के नतीजे में जो बहुत सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी वो पूरी नहीं हुई हैं, प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये प्रोसेस दिसंबर में जाके कंप्लीट होगा, तो हम तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पे बहुत प्रेशर है। और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके बारे में इमरान खान साहब बार बार इल्जाम लगाते हैं कि ये नून लीग के साथ मिला हुआ है, हालांकि इसको लेकर तो वो खुद ही आए थे और आपको अच्छी तरह पता है कि ये इमरान खान साहब का नॉमिनी था और इसको ऑपोजिशन ने सिर्फ इंडोर्स किया था। तो इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन है इस पर बहुत प्रेशर है और जो आज का फैसला आएगा, बज़ाहिर उस फैसले के बाद रेफरेंस फाइल करना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फेडरल गवर्नमेंट की जो है उसने रेफरेंस फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो
रेफरेंस फाइल किया जाएगा, उसकी बुनियाद इसी इलेक्शन कमीशन के फैसले की जो डॉक्यूमेंट होगी वही उसकी बुनियाद बनेगी। लिहाजा ये फैसला जो भी है इसके बाद यकीनन इलेक्शन कमीशन जो है वो तो साइड पे हो जाएगा, लेकिन जो ये फैसले की जो डॉक्यूमेंट है ये एंड तक चलेगी और एंड तक सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होगी वो हेयरिंग की बुनियाद इसी आज के फैसले की बुनियाद होगी। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। एक सवाल और भी है, देखिए वफाकी हुकूमत की अगर जिम्मेदारी है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू ही अपील करनी है फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो इमरान खान तो कहते हैं कि 18 घंटे में वो चाहें तो वफाकी हुकूमत तब्दील कर सकते हैं, तो उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा प्रेशर के अब बाकी पार्टीज की भी फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेरा ख्याल है उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा। 15 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर यह फैसला सुना देगा। कल 10 बजे का टाइम अनाउंस किया गया था। ममनुआ फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 साल से मामला ज़ेर इल्तिवा है, इस बारे में हम अपडेटेड रखेंगे आप। इस मामले में पिटिशनर अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, जो सालों इस केस के साथ जुड़े रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो बात कर रहे हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ जमा हुए हैं इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई के अगेंस्ट, उसका आज फैसला इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में अनाउंस होगा। ये एक तारीखी दिन है। आज पाकिस्तान की मुझे पूरी यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में एक नई तारीख रकम की जाएगी। ये जंग जो थी ये हक और बातिल के दरमियान थी। ये जंग जो थी एक ताकत और इंसाफ के दरमियान में थी, सच्चाई के दरमियान में थी। इंशाल्लाह सच्चाई जीतेगी इंशाल्लाह, और ये जंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद हम अगला मार्का इंशाल्लाह अगर हमारे हक में फैसला आया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, अवाम की अदालत में भी जाएंगे, अवाम को इकट्ठा करेंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे, ताकि हम जो बड़े मकसद के लिए निकले हैं उसमें कामयाब हो। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में इमरान खान आउट हैं। अब ये तय करना बाकी है कि वो क्लीन बोल्ड होते हैं या स्लिप में उनका कैच होता है। बहुत शुक्रिया। कितने % चांस है कि आज फैसला आपके हक में आएगा? मुझे पूरी तवक्को है, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी तवक्को है इंशाअल्लाह। 8 साल एक केस को लड़ना सबर से दामन से, आज का दिन ऐसा कब करना आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस है आज के दिन? मैं 2 रकात नफल पढ़ के निकला था 8 साल पहले, आज भी 2 रकात नफल पढ़ी है। मैंने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले किया। मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मुझे इंसाफ दे, मैं बड़े मकसद के लिए हूँ। इस केस में मुआवजे हुए हैं, यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक लड़ूंगा और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तानी अवाम की होगी। बहुत शुक्रिया। ये मैं आके इंशाल्लाह जब वापस जनाब बात कर रहे थे अकबर एस बाबर, और हम याद कर रहे थे वो ज़माना जब अकबर एस बाबर और इमरान खान साहब बिल्कुल साथ साथ हुआ करते थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। बिल्कुल, और अभी हम खैर ओवर द इयर्स हम इनसे बात करते रहे, और शुरू में हम भी यही सोचते थे ये अकेले लगे हुए हैं इस केस के पीछे और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या फैसला निकलेगा। लेकिन आई गेस इनका पेशेंस जो है वो भी आज जो है वो पूरा होगा और ऑब्वियसली इस केस का फैसला जो है वो सामने आएगा। अच्छा, इमरान खान ही वैसे तो यूजुअली क्रिकेटिंग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज अकबर एस बाबर साहब ने भी क्रिकेटिंग टर्म इस्तेमाल करते हुए कहा है कि देखना यह है कि इमरान खान आज क्लीन बोल्ड होते हैं या फिर स्लिप पर कैच आउट होते हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद है और उन्होंने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया कि फैसला जो भी आएगा हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भी कंटेस्ट करेंगे, लेकर जाएंगे। सो वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को सिफारिशात, हुकूमत को सिफारिशात लिखेगी इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर, और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट में। अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि हम खुद भी अपने तई भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला उनके हक में आया तो आगे कार्रवाई बढ़ाने के लिए। एक्चुअली फैसले में अब लिटरली 5 मिनट, अगर 10 बजे का टाइम दिया हुआ था तो 5 मिनट रह गए हैं। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और जब हम वापस आएंगे, नहीं अभी हमारे पास एक ताज़ा तरीन खबर होगी चंद ही लम्हों में। हम आपको बताइए ये दीज आर दोस टाइम्स जब किसी भी टाइम कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। सो हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं और लेट्स सी क्या होता है। खैर, अकबर एस बाबर साहब की बात हो रही थी तो कुछ साल पहले हमने जब
मैंने एक्चुअली खान साहब का इंटरव्यू किया था तो उस वक्त अकबर एस बाबर उनके साथ थे और जब वो आए थे। अच्छा, हमारे पास ताज़ा तरीन खबर है वो मिसिंग हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने आर्मी एविएशन के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की हैं। वज़ीर आज़म ने 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी के 6 अफसरान और जवान की सलामती से मुताल्लिक अपनी तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली एक बेहतरीन प्रोफेशनल और नहायत अच्छे इंसान हैं। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि दुआ गो हूँ कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग बहिफाजत हों। वतन के इन बहादुर बेटों की बहिफाजत वापसी के लिए खुसूसी दुआ करें। वज़ीर आज़म ने कौम से भी अपील की है। पूरी कौम इस हादसे पर इंतहाई गमज़दा और अफसरदा है। सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले ये फ़र्ज़ शनास बेटे खिदमत की आला मिसाल बनकर सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने इन अफसरान और जवान को खिराजे तहसीन पेश किया है इन अल्फाज में और ये भी कहा है कि ये हैं अपने भाइयों बहनों बच्चों की खिदमत का वो अजीम जज्बा जो पाकिस्तान की हकीकी ताकत है। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता शब से जारी तलाश की कार्रवाइयों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तफसील से गुफ्तगू की है टेलीफोन पर। इस हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक रेस्क्यू की कार्रवाइयों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने आर्मी एविएशन के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की हैं और अपनी तशवीश और फिक्रमंदी का इजहार किया है और अपील की है कौम से कि दुआ करें इन अफसरान और जवान की। खुसूसी ट्रांसमिशन में सिलसिला जारी है आपको अपडेट करने का। फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस, 8 साल से इंतजार है इसका, फैसला नहीं आ रहा था। बिल आखिर फैसला महफूज जो किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कल अचानक ही अनाउंस किया कि फैसला आज सुबह 10 बजे सुना दिया जाएगा। 10 बज चुके हैं, इनफैक्ट 10:05 हो रहे हैं। अब किसी भी लम्हे किसी भी घड़ी ये फैसला आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी बयानात जिनके ट्वीट्स की सूरत में सिलसिला जारी है और आपको पता ही है अकबर एस बाबर अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज देखना यह है कि इमरान खान क्लीन बोल्ड होते हैं या स्लिप पर कैच आउट होते हैं। ये तो अकबर एस बाबर का कहना था, लेकिन इमरान खान नॉट आउट भी रह सकते हैं इस तमाम सूरत हाल में। ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है और आपको पता है कि सारी क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजीज जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं ओवर द ईयर्स, तो आज पता चलेगा कि उसमें वो खुद कहाँ फिट आते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने और सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ फ़खर दुरानी ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि आज का फैसला क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार पीटीआई ने खुद कोशिश की है कि इसको डिले किया जाए, कितने काउंसिल्स चेंज किए हैं, कितना कुछ हुआ है इतने सालों में, क्या फैसला आएगा, इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? शुक्रिया। देखिए, आपने अकबर एस बाबर की टर्मिनोलॉजी यूज़ की कि उन्होंने कहा कि इमरान खान देखना ये कि बोल्ड होते हैं या कैच होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो बोल्ड हो जाएं और कैच हो जाएं और लेकिन अंपायर नो बॉल दे दे। तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेशंस बांधी जा रही हैं इस केस से और नेचुरली क्योंकि 8 साल बाद आ रहा है, ये अपनी नौइयत का बहुत मुनफरिद सा केस है और उन्हीं की पार्टी के एक जो फाउंडिंग मेंबर हैं अकबर एस बाबर। देखिए, अकबर एस बाबर को बहुत से लोग वो करते, मैं अभी लाहौर में जब था तो पीटीआई के कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया कि अकबर एस बाबर बलूचिस्तान में पार्टी को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और वो उस ज़माने में भी अकाउंट्स को ही लुक आफ्टर किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं रहा, पीटीआई से उस पीरियड में था। और आपको याद है कि पीटीआई ने 2012-13 में जो उनकी फीस वगैरह जो इलेक्शन हुए थे 2013 में, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी और उसमें जस्टिस वजीउद्दीन फिर जस्टिस तस्नीम नूरानी साहब ने जो फैसले दिए थे उसकी रोशनी में आज इमरान खान ये मानते हैं कि अगर उस वक्त में जो है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान और जस्टिस वजी की रिपोर्ट पर अमल करता तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती। अब देखना यह है कि इसमें ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से फैसला आता है तो किस नौइयत का होता है और अगर फॉरेन एड जो साबित होती है। लेकिन हर दो सूरतों में इलेक्शन कमीशन सिर्फ फैसला अनाउंस करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान या पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा कि उन पे ये जो है
उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट अगर फैसला खिलाफ जी आता है वो तो सिफारिशात लिख कर देगा वफाकी हुकूमत को। अब सलीम साफ़ी साहब, हम यही बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये बताना है कि ममनुआ फंडिंग है या नहीं है, और उसके बाद उसने अपनी सिफारिशात देनी है वफाकी हुकूमत को। फिर वो वफाकी हुकूमत का काम है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाए, आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई का आगाज़ कराए। अब इमरान खान एक तरफ कहते हैं कि भाई वफाकी हुकूमत तो बहुत कमज़ोर है, इनके लीडर ये कहते फिरते नज़र आते हैं कि 18 घंटे में चाहें तो हम वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। तो फिर क्या वाकई कोई तहलका खेज मामला शुरू हो सकता है यहाँ से या नहीं? देखिए, जिस तरह मज़हर साहब ने फरमाया कि ये अपनी लिहाज से एक मुनफरिद केस है। एक तो ये है कि कोई मुखालिफ पार्टी पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं गई है, बल्कि पीटीआई के बानी रुकन इमरान खान साहब के दस्तराज अकबर इस बाबर उनके ख़िलाफ़ गए हैं। और यहाँ जाने से पहले वो पहले इमरान खान के साथ सालों तक खलवतों में ये बात डिस्कस करते रहे। फिर उन्होंने पार्टी फोरम के अंदर ईमेल लिख के, खतूत लिख के, और जब वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद वो 2014 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, जबकि वो पार्टी के अंदर थे और पार्टी में उनको अच्छी पोजीशन मिल सकती थी और उस वक़्त मिली हुई थी। दूसरा, इसमें एक बुनियादी फ़र्क ये जानना चाहिए कि ये जो फ़ैसला होगा ये सिर्फ 2013 तक के पीटीआई के अकाउंट्स के मामलात का अहाता करता है। उसके बाद आप देखें कि पीटीआई में असल जान 2013 के बाद आई है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 2013 के बाद मिली है, और फिर वफाक में हुकूमत उसके बाद मिली है। ये अनिल मुसर्रत और मानिका ख़ानदान और इस तरह के कैरेक्टर जो है वो उसके बाद ऐड हुए हैं। तो अगर 2013 से पहले के मामलात इतने गंभीर हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2013 से लेकर 2022 तक फिर क्या कुछ हुआ होगा। एक तो अभी आरिफ नकवी का ताज़ा तरीन जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई है, तो एक ये फ़र्क मलहूज़ नज़र रखना चाहिए कि ये जो मामला होगा, जो फ़ैसला होगा, वो सिर्फ 2013 तक के मामलात से मुताल्लिक़ होगा। फिर तीसरी चीज़ ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं होगा, ये पूरे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला होगा। चूँकि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी और पीटीआई मज़ीद नहीं लगा सकी, तो इसलिए ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं बल्कि पूरे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला होगा। और फिर एक और नुक्ता जो कि हम सबको मद्देनज़र रखना चाहिए वो ये है कि ये फ़ैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन देगा स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पे। और स्क्रूटिनी कमेटी को जब मवाद दिया जा रहा था तो उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो इमरान खान की स्टेट बैंक ने, इमरान खान के एफबीआर ने और इमरान खान के दीगर इदारों ने जो मवाद दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो उसकी स्क्रूटिनी हुई है और उसकी बुनियाद पे ये फैसला हो जी। उसी मवाद पे हम फखर से बात कर लेते हैं क्योंकि फखर की स्टोरी भी वो जो मवाद दिया जा रहा था उससे मुताल्लिक थी। स्टोरी जो थी वो बड़ी एक्सप्लोसिव इसलिए भी थी क्योंकि उसमें आम पब्लिक, खासतौर पे वो पब्लिक जिन्होंने डोनेशंस दी हों अपनी तरफ से शौकत खानम को, लेकिन गई पीटीआई की तरफ हो, तो उनकी भी बड़ी आईबॉल्स उधर हैं। रेप्यूटेशन ऑफ पीटीआई एंड खान साहब इज एट स्टेक क्योंकि गलत बयानी बीच में आ जाती है। तो आप इस आज के फैसले को किस तरह देख रहे हैं जहाँ बहुत क्लैरिटी हो जाएगी? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। सबसे पहले तो मैं अगर आपको इसका जो पस मंज़र है फ़ॉरेन फंडिंग केस का उसका थोड़ा सा बता दूं कि ये सिर्फ कोई चंद दिनों की बात नहीं थी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया। ये एक लंबी स्ट्रगल थी। अकबर एस बाबर साहब ने विद इन पार्टी रह के भी इस इशू को पहले हाईलाइट किया, जो पार्टी में करप्शन हो रही थी या मिस यूज़ ऑफ फंड्स थे। उस हवाले से अकबर एस बाबर साहब ने 2011 में इमरान खान साहब के साथ ईमेल एक्सचेंज की और हाईलाइट किया कि ये पार्टी के अंदर हो रहा है, आप बराए मेहरबानी इसके ऊपर नोटिस लें और कोई इंक्वायरी करें। तो इमरान खान ने जो अकबर एस बाबर साहब थे उनको ईमेल्स के थ्रू ही यही जवाब दिया कि आप पॉलिटिकल तरीके से इस मामले को हैंडल करें और ज़्यादा हार्श जो है या ज़्यादा सच ना बोलें क्योंकि इसमें पार्टी का नुकसान होगा।
और बजाय इसके कि बाद में जैसे ही वो टेकअप करते थे पार्टी में, बजाय इसके कि वो अकबर असबाबर साहब का जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर तहकीकात कराते, उन्होंने उल्टा अकबर असबाबर साहब को पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम था उनको पार्टी के मुख्तलिफ ओहदे दिए गए। ये तो इसका पस मंज़र है कि वो किस तरह फिर जब मायूस हो गए पार्टी लीडरशिप से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उन्होंने को दी गई। ये ईमेल्स भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं क्या? इसमें अब्दुल्ला एक ईमेल्स दो फखर से माजरत के साथ जी साफी साहब कि देखिए उन्होंने ये कहा कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन फिर अदालत ने, आपको तो पता है कि इसमें मुकदमे में 50 मरतबा PTI मुख्तलिफ अदालतों में कार्रवाई मुलतवी करने के लिए गई है। तो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान अदालत ये डिक्लेयर कर चुकी है कि उनकी PTI की मेंबरशिप बहाल कर चुकी है। अदालत से उनकी PTI की मेंबरशिप टिल टुडे बहाल है जी, और इसीलिए हम उन्हें बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिल डेट लिखते भी हैं। जी फ़खर जी, उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, फैक्ट्स थे ईमेल में जो एक्सचेंज हुए इमरान खान साहब और अकबर असबाबर साहब के दरमियान, जिसमें इमरान खान साहब ने खामोश रहने के लिए, करप्शन को हाईलाइट ना करने के लिए इस्लामी टच भी दिया कि आप अगर ज़्यादा हार्श होंगे तो देखें जैसे रसूल खुदा थे, वो अगर ज़्यादा हार्श होते तो उनके साथ ज़्यादा फॉलोअर ना होते। आप जो है ये चीज़ों को इग्नोर करें, पॉलिटिकल तरीके से इसको हैंडल करें और ज़्यादा अगर सच बोलेंगे तो सारे पार्टी के अंदर आपके साथ दुश्मनी कर लेंगे, तो मैं फिर आपको नहीं बचा सकूँगा। ये तो इसका पस मंज़र है। अब अगर देखें 2008 से लेकर 2013 तक की जो फंडिंग थी इस केस में शामिल की गई है, और PTI ने जो USA के जो डोनेशंस जमा कराए गए थे इनके पार्टी वर्कर्स की तरफ से या आम डोनर्स की तरफ से, उनकी एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन में पेश की थी, जिसमें कोई $4,60,000 इकट्ठे हुए थे 2013 के दौरान। PTI की मुख्तलिफ पार्टी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं USA में। 3 जो थे चैप्टर्स USA में रजिस्टर थे। एक चैप्टर की जब इन्होंने जमा कराई इलेक्शन कमीशन में डोनर्स की लिस्ट, तो उसमें 1414 लोगों ने कोई $4,60,000 पार्टी को डोनेशन दिया था। जब ये इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक की तरफ से जो मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स थे, 8 वॉल्यूम थे, अकबर असबाबर साहब को दिए और पब्लिक किए ये डॉक्यूमेंट्स, तो उसकी छानबीन कोई हमने भी शुरू की कि क्या ये जो डोनर्स की लिस्ट दी गई है, क्या वाकई इन्होंने PTI को डोनेशंस दिए थे या नहीं दिए थे, या कोई इन्होंने शौकत खानम हस्पताल को इसके डोनेशंस दिए थे। इसका ये जो मेरा क्वेश्चन था, इसका एक पस मंज़र है कि 2017 में एक PTI के अंदर जो शौकत खानम के डोनर्स थे, उन्होंने एक कंप्लेंट की थी कि मुझे USA की तरफ से एक ईमेल मिली है कि आपने $120 चंदा दिया है तो आपको मुबारकबाद हो, आप PTI USA के मेंबर बन गए हैं। वो शख्स जिनको ईमेल भेजी गई थी वो कभी USA गए ही नहीं थे। तो उनसे जब मैंने रब्ता किया था, वो ये कह रहे थे कि मेरी शौकत खानम को मैं रेगुलरली डोनेशन देता हूँ, और उन्होंने मेरा डाटा शौकत खानम के रिकॉर्ड से चोरी करके ये PTI के उसमें डाटाबेस में डाला है, शायद खाना पूरी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम ये इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था। तो उसी जो एक सस्पिशन था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी ये जो 1414 डोनर्स की लिस्ट थी उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो डोनर से फ़र्दन रब्ता किया। अब इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी के डोनेशंस थे, कोई $50 था, कोई $100 था, $500 थे, $1,000 से लेके $10,000 से $12,000 तक भी इंडिविजुअल्स ने इसमें डोनेशंस दिए थे। मैंने जब उनका डेटाबेस निकलवा के उनसे कांटेक्ट किया, जो हाईएस्ट डोनर्स थे $1,000 या उससे ऊपर वाले, या $500 और उससे ऊपर वाले, उनसे कांटेक्ट किया और उनको सिंपल 2 क्वेश्चन भेजे कि क्या आपने ये जो डोनेशन है PTI ने इलेक्शन कमीशन में लिस्ट जमा कराई है, वो डोनेशन आपने PTI को दिया था पार्टी फंडिंग के लिए, या आपके डोनेशंस शौकत खानम हस्पताल के लिए थे। उसमें से जो मुतअद्दिद लोग थे उन्होंने ये मुझे रिटन में ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने जवाब दिया कि कुछ मुतअद्दिद लोगों ने कि हमारे डोनेशंस, हमने तो कभी पार्टी की फंडिंग की ही नहीं है, हमारा तो मकसद शौकत खानम के जो एक नोबल काज था उसके लिए फंडिंग करना था, और ये हमने कभी हमेशा शौकत खानम को ही डोनेशन दिए हैं। जी बिल्कुल, और नंबर भी हम फखर आपसे पूछेंगे बाद में, और उसके बाद ये भी पूछेंगे कि उसके अगले दिन शौकत खानम की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी हुई, और PTI ने या शौकत खानम ने कभी कोई कार्रवाई की लीगल आपकी स्टोरी के बाद या नहीं की, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब,
अब इलेक्शन कमीशन तो आज ये बता के चला जाएगा कि फॉरेन फंडिंग है नहीं है और सिफारिशात भेज देगा वफाकी हुकूमत को। आपको पता ही है उसके बाद एक लंबा TDS प्रोसेस है कि सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी। इट मे टेक मंथ्स और प्रॉब्ली मोर देन दैट। तो आपको इलेक्शन की भी सुनगुन है कि कब हुए कब नहीं हुए। सो कुछ निकलता हुआ नजर आता है इस सारे मामले में से आपको? देखिए अब्दुल्ला, सियासी असरात जो है ना इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं। देखिए एक पॉपुलर पार्टी तो है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक पॉपुलर पार्टी को अगर फर्ज करें जेन्युइनली भी केस साबित भी हो जाए, एक पॉपुलर पार्टी को आप बैन करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या उसका बैनिंग प्रोसेस भी तो अभी बहुत लंबा है मज़र साहब। ऐसे इलेक्शन कमीशन तो नहीं उठ के बैन कर देगा, वो तो वफाकी हुकूमत को कहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बजेगा या फुल कोर्ट बैठेगा। मैं उसी की बात कह रहा हूँ, मैं तो आगे ही की बात कह रहा हूँ ना, मैं फौरी तौर पे आज बात थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन उसके देखिए हम नेशनल अवामी पार्टी पर जब पाबंदी लगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आज तक आपसे कंट्रोल नहीं हो पाए उसमें। तो हमें ये पहलू, ये सियासी, ये हुकूमत के सोचने का है, ये इलेक्शन कमीशन के सोचने का नहीं है कि इसका फॉल आउट क्या होगा। आज इमरान खान जिस पोजीशन पे, इमरान साहब माजरत के साथ हम आपको इधर जरा पॉज करवाएंगे। फारूक हबीब रहनुमा PTI इलेक्शन कमीशन के बाहर बात कर रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह था कि आपने बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों की खातों की जांच पड़ताल करनी है। लेकिन एक जो तासुर है वो हकीकत में उस वक्त बदल जाता है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जाता है। एक ही वक्त में बनने वाली स्क्रूटनी कमेटी, उसके मेंबर और अरकान भी एक 2018 मार्च में PTI के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है, 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है, आज से 4 साल कबल। लेकिन PTI की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम भी मुकम्मल कर लेती है, इलेक्शन कमीशन हेयरिंग भी कर लेता है, फैसला भी महफूज कर लेता है और आज फैसला भी सुनाने जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो केस है वो स्क्रूटनी कमेटी मुकम्मल ही नहीं कर पाती और ना अभी तक जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का जो फैसला है उस कंक्लूजन को अगर आप पढ़ें तो उसका सेकंड पैरा जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की गुफ्तगू तो इस वक्त जारी है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कोर्ट रूम पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चंद ही लम्हों में हम तक इसके निकात भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब कोर्ट रूम पहुंच चुका है। 8 साल बाद PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। 21 जून को यह फैसला महफूज किया गया था। बहुत इंतजार, मुताद्दिद इल्तिवा की दरखास्तें, अकबर एस बाबर इसके पिटिशनर जो कि बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुद वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं, दीगर कुछ रहनुमा भी मौजूद हैं। फारूक हबीब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कोर्ट रूम में पहुंच चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया जा रहा है। जो ही इस फैसले से मुताल्लिक अपडेट्स हम तक पहुंचती हैं, हम आपको लम्हा ब लम्हा बता रहे हैं। मुतवक्का फैसला क्या हो सकता है, इस बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, चेमागोइयां हो रही हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और ये फैसला मुतफ़िक़ा फैसला है, यानी कि तमाम लोगों का इत्तेफाक है इस फैसले पे, किसी को इससे इख्तलाफ नहीं है। मुतफ़िक़ा फैसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी तफसील अब सुनाना शुरू कर दी है। फैसला चंद ही लम्हों में मंजर आम पर आ जाएगा, लेकिन क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे सियासी तौर पर, यह देखना अभी बाकी है, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको। फैसले के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ममनुआ फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ममनुआ फंड्स लिए गए हैं। फैसले से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुतफ़िक़ा फैसला पढ़कर सुना रहा है इलेक्शन कमीशन में कोर्ट रूम में, और यह बताया गया है कि ममनुआ फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिए गए हैं। यानी ममनुआ फंड्स लेना
साबित हो गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला सुनाया जा रहा है उसमें यह कह दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। ममनुआ फंड्स फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक ही ये फैसला था, ये केस था जो साल से चलता रहा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुताद्दिद शवाहिद पेश किए गए स्क्रूटनी कमेटी में, और अब बिलाखिर ये फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है, इस फैसले को बता दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। इलेक्शन रूल्स में जिनकी मुमानियत है वो ममनुआ फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए हैं। इसके बाद एक तवील प्रोसेस है। यहां यह भी वाजे कर दे कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद किसी पार्टी पे पाबंदी लगा दे या कलअदम करार दे दे। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ममनुआ फंड से मुताल्लिक फैसला सुना दे। जो इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत का काम है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 17 के तहत रुजू करे और फिर किसी भी पार्टी को कलअदम करार देने की इस्तदा की जाए, और उसके लिए लार्जर बेंच या फुल बेंच बैठता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन सिफारिशात पेश कर सकता है कि इस फैसले की रोशनी में वो क्या आगे सिफारिशात भेज रहा है वफाकी हुकूमत को। बाद में काम वफाकी हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाकर एक तरफ हो जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर फैसला सुना रहे हैं और यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए हैं, यह साबित हो गया है। गैर मुल्की फंड रेजिंग में 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए हैं। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए हैं, यह बताया जा रहा है। तफसील अब इस फैसले की बयान की जा रही है, और अहम नुक्ता यह भी है कि यह मुतफ़िक़ा फैसला है। इस फैसले में किसी भी रुकन को बेंच के एतराज़ या इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। 21 जून को यह फैसला महफूज किया गया था, जो आज 2 अगस्त को सुनाया जा रहा है, और यह बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत गैर मुल्कियों से या गैर मुल्की या फिर कंपनियों से फंड्स लेने की इजाज़त नहीं है, और इसके रिपरकशंस बहुत सख्त हैं, जिसमें पार्टी को कलअदम भी करार दिया जा सकता है। लेकिन वो कार्रवाई आगे वफाकी हुकूमत का काम है कि वो बढ़ाती है या नहीं। 13 नामालूम अकाउंट्स भी सामने आए हैं। ये बताया जा रहा है फंड्स रेजिंग में 34 गैर मुल्कियों से डोनेशंस लिए गए हैं। ये ममनुआ फंड्स हैं, और दीगर तफसील भी इसकी बताई जा रही है, जिसमें 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं। ये ममनुआ फंड्स हैं। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए हैं जो ममनुआ फंड्स हैं। आपको बता रहे हैं फैसला जो सुनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। फंड्स के हवाले से क्या फैसला है कि क्या ये जब्त होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ ही शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। ये तय कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हेयरिंग के बाद, इस तवील कार्रवाई के बाद, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से अतियात लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में यह भी बता दिया है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कारोबारी शख्सियत से भी फंड्स लिए हैं। अब देखना यह है कि अमरीकी कारोबारी शख्सियत से मुताल्लिक आरिफ नकवी और दीगर लोग हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। 13 नामालूम अकाउंट्स भी सामने आए हैं। अकाउंट छुपाना आईन की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में यह भी बयान किया कि अकाउंट्स छुपाना आईन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई चेयरमैन ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। बयान हलफी की बात भी की जा रही है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्लिकेशंस और नताइज आ सकते हैं सामने, क्योंकि बयान हलफी इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जो जमा कराया गया और अब जो फैसला सामने आ रहा है वो दोनों एक दूसरे से मुतजाद हैं। क्या इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि इमरान खान ने अपने बयान हलफी में गलत बयानी की? अगर गलत बयानी की तो उसमें 63(1)(f) के तहत भी कार्रवाई को मुमकिना तौर पर आगे बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है। सो अकाउंट छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। बड़ी खबर, 8 साल से इस फैसले का इंतजार
21 जून को यह फैसला महफूज किया गया। आज 2 अगस्त को यह फैसला सुना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 13 नामालूम बेनामी अकाउंट्स भी सामने आए हैं। ममनुआ फंड्स आइन के आर्टिकल 6 और 3 के खिलाफ लिए गए हैं। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है कि ममनुआ फंड्स आइन के आर्टिकल 6(3) के खिलाफ लिए गए हैं। आर्टिकल 6(3) के खिलाफ लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कारोबारी शख्सियत से भी फंड लिए हैं। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, UAE से अतियात लिए गए हैं जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है, जारी कर दिया गया है। इनफैक्ट 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं जो ममनुआ फंड्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंड्स लेना इलेक्शन कमीशन में साबित हो गया है, जिसको कंटेस्ट करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंड्स नहीं हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। फंड रेजिंग में 34 गैर मुल्की डोनेशंस लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, UAE से अतियात लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मजीद बताया कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कारोबारी शख्सियत से भी फंड लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट्स भी सामने आए हैं। अकाउंट्स छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। PTI चेयरमैन ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। आपको बता रहे हैं इस फैसले का इंतजार बरसा बरस से था। पर्टिकुलरली अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, वो इस मामले में पिटिशनर हैं। किसी मुखालिफ पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन कमीशन में दावा दायर नहीं किया गया था। पार्टी अकाउंट्स के हवाले से दिया गया बयान हलफी झूठा है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि पार्टी अकाउंट्स की तरफ हवाले से दिया गया बयान हलफी झूठा है। यही बात की जा रही थी कि अगर ये बयान हलफी झूठा है तो 63(1)(f) के तहत कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सो बयान हलफी जो इमरान खान की तरफ से जमा कराया गया पार्टी अकाउंट से मुताल्लिक, इलेक्शन कमीशन ने उस बयान हलफी को झूठा कह दिया है, गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया है। कह दिया है कि पार्टी अकाउंट्स के हवाले से जो बयान हलफी जमा कराया है वो झूठा है। पार्टी अकाउंट्स के हवाले से दिया गया बयान हलफी झूठा है। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के हवाले से ममनुआ फंडिंग है। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के हवाले से ममनुआ फंडिंग है। PTI के रहनुमा फरूख हबीब बात कर रहे हैं इस वक्त मीडिया से। शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे, लेकिन आज PDM के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं जहाँ पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहाँ JUI को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहाँ तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं। बिल आखिर ये फैसला सुना दिया गया है। सियासी जमातों के आर्टिकल
एक्ट के आर्टिकल 6 के हवाले से ममनुआ फंडिंग है। पीटीआई ने 34 इनफरादी और 351 कारोबारी इदारों बशमूल कंपनियों से फंड्स लिए हैं। पार्टी अकाउंट्स के हवाले से दिया गया बयान हलफी झूठा करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कह दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो बयान हलफी जमा कराया था वो झूठा है। पार्टी फंडिंग के हवाले से पीटीआई ने पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की है। सो मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी का जिक्र किया है। यह बताया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की है। अकाउंट छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद वजाहत की कि पीटीआई चेयरमैन ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत था। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के हवाले से यह ममनुआ फंडिंग है। पीटीआई ने 34 इनफरादी और 351 कारोबारी इदारों बशमूल कंपनियों से फंड्स लिए हैं। पार्टी अकाउंट्स के हवाले से दिया गया बयान हलफी झूठा है, गलत बयानी पर मबनी है, झूठ पर मबनी है। फंड रेजिंग में 34 गैर मुल्की डोनेशंस भी लिए गए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से अतियात लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है ममनुआ फंडिंग के हवाले से और ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी कारोबारी शख्सियत से भी फंड लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड लिए हैं, ये साबित हो गया है। आज इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शन है कि वो उस फैसले को कंटेस्ट करे। आगे कोर्ट्स में फारूक हबीब बात कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू जारी है, सुनते हैं। तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफ़ी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और पीडीएम की 11 जमातों के रहनुमाओं की जो आज दम तोड़ गई हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शंस एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फारूक हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी पीडीएम के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके ज़राए क्या है? JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी के तरीके से बर्ताव होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ारूक हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अज़हर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा और बड़ी पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फ़ंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है।
हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फ़ंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फ़ॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फ़ॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फ़ंडिंग कहाँ से आ रही है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपनी फ़ंडिंग को अवाम से छुपाए और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फ़ंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। जी सवाल एक ही है, हाँ, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं, हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन नारफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये ज़रा थोड़ा इस पर यह आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। जी, वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज़ किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फ़ैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये खतरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। वो कहती है कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी कि जब यूसुफ अल्लाह गिलानी साहब का मामला हुआ तो अवाम की अदालत में जाएंगे। आज पीटीआई में वही बात कर रही है, तो पीटीआई में तो फर्क होना चाहिए था, वो फैसले को तस्लीम नहीं तो ये जो रेमेडी है वो चलेंगे। हाँ, यही कहा आप, मेरा ख्याल आई लेट है, आपने सुना नहीं। जी, नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फ़र्क है ना कि फ़ॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं वो पार्टी को फंड कर रही हों। जैसे कि अभी फ़ारूक ने और मलिका ने कहा कि आप ज़रा JUI की फ़ंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी थे वो तशरीफ लाए थे यहाँ पे। तो जनाब, फैसला आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला बता दिया है, सुना दिया है। ये भी कहा है कि जो बयान हलफी जमा कराया गया था अकाउंट्स के हवाले से खान साहब की तरफ से वो झूठा है और बहुत कुछ कहा है इसमें गैर मुल्कियों का और पर्टिकुलरली गैर मुल्की कंपनियों का भी तस्करा है। फवाद चौधरी यहाँ पे आप गुफ्तगू करते हुए उसे ओवरसीज पाकिस्तानी से जोड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला इसके अलावा भी इसके बरखिलाफ भी हकायक
हकीकायत जो है वो बयान कर रहा है, और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी आपको पता ही है जिसमें गैर मुल्कियों का भी तस्करा है। सो अब इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? जितना पुरएतमाद और जितना इत्मीनान में नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एटलीस्ट इस वक्त लीडरशिप, क्या वही मामला है? मुनीब फारूक माहिर कानून सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपेरेंटली बड़े मुतमईन हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बयान हलफी भी झूठा है, ममनुआ फंड्स भी हैं, गैर मुल्की कंपनियों से भी पैसे लिए हैं, अकाउंट्स छुपाए भी गए हैं, इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, काफ़ी कुछ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, फवाद चौधरी साहब से इस वक्त आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए, ये तो उनकी एक प्री कंसीव्ड पोजीशन है, उन्होंने यही बात करनी थी और मेरे ख्याल में वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने इसको प्ले डाउन करना था, वो करेंगे। लेकिन जो अब तक आपने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा पहले भी ये व्यू था कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, वो तो खैर क्लियर था। और इसके अंदर जो सवाल है वो सवाल सिर्फ ये है कि जिन अकाउंट्स को ये सब्सिडरी अकाउंट्स गर्दान रहे हैं, क्या उनकी ये जस्टिफिकेशन काबिल कबूल है या नहीं है? फिर 13 ऐसे अकाउंट या 16 ऐसे अकाउंट जो कि उन्हें बेनामी समझा जाए या उनकी कोई जस्टिफिकेशन पूरी तरीके इंसाफ नहीं दे पाई, क्योंकि अगर ये बात थी तो 8 सालों के अंदर ये साबित करना कि ये सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, क्या मतलब लिया जाए कि 8 साल में ये साबित ही नहीं कर पाए और इलेक्शन कमीशन को समझ ही नहीं आ पाई 8 साल में कि वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। तो ये बात तो मंतक से बिल्कुल आ रही है। दूसरी बात ये है कि अब इसके अंदर जो वायलेशन है वो तो बड़ी क्लियर है, वो वायलेशन ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई पार्टी डिसॉल्व हो। हाँ, जहां तक उस सर्टिफिकेट की बात है, अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, उसके वो तो जारी बात है उसको प्रोहिबिटेड फंडिंग डिक्लेयर करता है। अब अगर फैसले के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 भी उसका हिस्सा है, उसका जो सेक्शन है 210 वो बड़ा क्लियर है कि जो पार्टी फंडिंग के हवाले से जो स्टेटमेंट कोइंसाइड स्टेटमेंट जमा कराई जाती है, सर्टिफिकेट पार्टी की जानिब से जमा करवाया जाता है, वो तो ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि पार्टी हेड ऑथराइज करता है। यानी कि अगर कोई और शख्स भी जमा करवा रहा है तो उस शख्स को पार्टी हेड ऑथराइज कर रहा है। अब उसके बारे में अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो सर्टिफिकेट गलत है तो उसके रिप्रिकॉशन जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये साबित करना कि वो सर्टिफिकेट हकीकी तौर पर गलत है और ये जस्टिफिकेशन के लिए वो तो हमारे अकाउंटेंट ने बनाया था और वो वेरीफाइड अकाउंट्स थे, तो हमारे चेयरमैन ने तो सिर्फ उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है या अपने दस्तखत किए हैं। क्या ये तावील दुरुस्त समझी जा सकती है अदालत की जानिब से फाइनली? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इस तरह की कार्रवाई शुरू करते हैं, पहले इलेक्शन कमीशन में आती है कि इसको किया जाए या डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाए कि जी इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, या किसी हाई कोर्ट में जाया जाए कि मिस डिक्लेरेशन की है इन्होंने, इनको आप नाअहल करार दें इस मिस डिक्लेरेशन की जानिब की वजह से, तो अदालत वहां पर ये चीज जरूर सामने रखेगी कि क्या वहां पर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उन्होंने ये बात इन ऑल ऑनेस्टी जानते हुए, रिलाय करते हुए अपने अकाउंटेंट के ऊपर लिखी, और अगर है तो फिर इसे ऑनेस्ट मिस्टेक भी करार दिया जा सकता है कि ठीक है जी उन्होंने बता दिया लेकिन अकाउंटेंट ने जो लिखा था वो खुद अकाउंटेंट नहीं है, अगर तो ये तावील भी दुरुस्त मानी जा सकती है। हाँ, अगर इसको बहुत हाइपर टेक्निकलिटी के अंदर लेके जाना है तो फिर तो आप इसको किसी जगह इसकी बाल की खाल उतार सकते हैं, लेकिन सवाल बड़े क्लियर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनका जवाब देना है। अगर वो 34 गैर मुल्की हैं तो वो तो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर पार्टी के खिलाफ हो सके। अब कहा जा रहा है कि 351 कारोबारी इदारे कंपनियां, ये अगर तो लोकल है तो फिर तो वो नहीं, इसका ये बताया गया है कि 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं तो फिर ये बात काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि किसी भी गैर मुल्की कंपनी कमर्शियल इदारे से अगर आप फंडिंग लेते हैं और अगर आप फंडिंग लेते हुए पाए जाएं तो वो तो बड़ा क्लियर कट केस है, और वो एक नहीं दो नहीं 351 है। तो अगर 351 गैर मुल्की कंपनियां हैं, मतलब वो ओन्ड बाय गैर मुल्की या फॉरेन नेशनल्स हैं, और वो गैर मुल्की कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया है। अब जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई, अगर वो एक गैर मुल्क से भी वो पैसा राउट होके तहरीक इंसाफ को आया है
तो वो ठीक ठाक प्रॉब्लमैटिक। अच्छा मुनीब, अभी हम बिल्कुल फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहे थे ईसीपी के बाहर, वो यही कह रहे थे और ख़ासतौर पे अपने अकाउंटेंट को बीच में ले आए थे कि उन्होंने अगर साइन करवा लिए तो फिर खान साहब को ये तो नहीं पता होगा कि वो किस चीज़ पे दस्तखत कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू मेक अ बिग केस आउट ऑफ दैट, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वही लीडर हैं जो बाकी पार्टीज़ को अक्यूज़ करते रहे हैं कि आपने फॉरेन फंडिंग ली है, जबकि उन पे जब पे उन पे जो है वो ईसीपी ने प्रूफ भी कर लिया है। तो तहरीके इंसाफ ने अमरीकी कारोबारी शख्सियत को ये फंडिंग देना, अब शो कॉज नोटिस उन पे जो है वो दे दिए गया। साफी साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं, खासतौर पे इस शो कॉज नोटिस का क्या मतलब होगा? देखिए, शोकाज नोटिस तो ज़ाहिरी बात है कि उनको आइन के आर्टिकल 6(3) के तहत वो दिया गया है और फिर ये मेरे सामने अभी जो डिटेल जजमेंट है वो मौजूद है। तो उसमें एक तो ये बात साबित है कि कई गैर मुल्की कंपनियां उनको उनसे वो ले ली गई है, फंडिंग ले ली गई हैं, जिसमें कनाडा की कंपनी भी है, जिसमें यूएस की भी है। और इसमें जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो एक इंडियन सिटीज़न है रुमिता शीती, उससे भी जो सिंगापुर में मुकीम है, तो उससे भी कई हज़ार की फंडिंग वो ले ली गई है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ मुनीब ने इशारा किया वो ये है कि कई गैर मुल्की कंपनियों से, यानी अफराद से नहीं बल्कि कंपनियों से, जिसमें कनाडा की कंपनी भी है, जिसमें यूएई की कंपनी भी है और जिसमें यूएस की अमेरिका की कंपनी भी है, उनसे भी गैर मुल्की फंडिंग वो ले ली गई है। और फिर इस फैसले में जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है, तो अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी की फंडिंग का भी जिक्र है, वो उसकी इस फैसले में तस्दीक की गई है। तो जी, अब इसकी तफसील भी आना शुरू हो गई है, जिसमें वूटॉन क्रिकेट का भी तस्करा कर दिया गया है कि उनसे भी ममनुआ फंडिंग ली है। फिर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जानबूझकर यूएई की कंपनी है, सो गैर मुल्की कंपनी है ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनसे भी $49,965 ममनुआ फंडिंग ली है। सो गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग 351 जिनका नंबर बताया गया है, उसमें अब नाम भी आना शुरू हो गए हैं कि किस किस से लिए। जी जी, वो भी है। और सबसे बड़ी एक बात जो आती है वो ये है कि कई अकाउंट्स जो छुपाए गए हैं, तो उसकी भी तफसील दी गई है कि ज़ाहिरी बात है। और मेरे ख़्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुस्तक़बल में उनके लिए एक मुसीबत बन सकती है, वो ये है कि इसमें ये भी कहा गया है कि जो बयान हल्फी दिया गया है पार्टी लीडरशिप की तरफ से, तो उसमें गलत बयानी की गई है इस हवाले से। उसमें हम तो गलत बयानी कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो बयान गलती झूठा है। सो मुनीब, हम आपसे लीगल रिपरकशंस पूछ लेते हैं कि गैर मुल्कियों से फंडिंग, गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग, अब वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? आर्टिकल 17 के तहत किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ेगी? पीटीआई तो इसको कंटेस्ट करेगी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, व्हाट्स नेक्स्ट? वफाकी हुकूमत क्या करेगी अब आगे? देखिए, वफाकी हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज या जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर जो सेक्शन 212 में बड़ा क्लियर है कि अगर वफाकी हुकूमत, उसकी लैंग्वेज ये है कि अगर वफाकी हुकूमत सेटिस्फाइड है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका जो पार्टी फंड है वो उसने ऐसे सोर्स से लिया है जिसमें फिर उसे फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी गर्दाना जा सकता है, तो वफाकी हुकूमत ऐसी जमात के हवाले से एक रेफरेंस जो है वो भेजेगी, एक नोटिफिकेशन करेगी जो कि गजेट ऑफ पाकिस्तान में आएगा, और उस नोटिफिकेशन को, उस डिक्लेरेशन को भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, उस रेफरेंस को। अब जहां मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट मुनीब, आप बता रहे हैं कि वो रेफरेंस भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं। बताइएगा शेख साहब, तवक्कुआत के बरक्स आया या मुताबिक आया? मतलब ममनुआ फंडिंग तो साबित हो गई है, साथ में इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जो बयान हलफी है वो झूठा है फंडिंग के हवाले से।
देखें, 8 साल कौम का वक्त ज़ाया किया गया, एक तूफान खड़ा किया गया, तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया इमरान खान के खिलाफ। ये वो वक्त नहीं है जब ANP बैन हो गई थी, ये वो वक्त नहीं है। कौम को इमरान खान ने ऐसा शौक दे दिया है कि अवाम अपने फैसले खुद करने अपने हाथों में भी ले सकते हैं। अपोजिशन की या PDM की और हुकूमत की सियासी साख राख बन गई है। मैं दोबारा कहता हूं, सियासी साख राख बन गई है। आज सारे अदारे जो हैं वो कौम के जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और मुल्क जिस बहरान में मुआशी, सियासी, इक्तसादी और आलमी बहरान में गुजर रहा है, और अभी जो हमारे पड़ोस में रात को वाकया हुआ है, उसके बाद जो खतरात और खदशात है, ऐसे आलम में किसी मकबूल और मजबूत लीडर के साथ खामखा पंगा लेना कोई मुल्क की खिदमत नहीं है। सर, आपको लगता है कि पंगा लिया पंगा ही आपको लग रहा है ये फैसला, आप इसको पंगे से कर रहे हैं? मैं आज इसको PTI और इमरान खान के लिए फतह का दिन करार देता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाएगा, देखा जाएगा, उस वक्त तक हालात किस जगह होंगे, और मामलात जैसे दुनिया के बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान के बिगड़ रहे हैं। मुल्क पहले है, बाकी सारे सियासतदान बाद में है। सबसे पहले मुल्क को बचाना है। मुल्क की जो साख है, मुल्क के जो दुनिया में मुल्क तबाह हुए, बर्बाद हुए, टूटे, वो मईशत की वजह से हुए, और मईशत शदीद बहरान में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज के फैसले से कोई ऐसा बहरान नहीं पैदा होगा कि जिसे मैनेज ना किया जा सकता हो। ये एक ऐसा फैसला है जो कि सुप्रीम और हाई कोर्ट पहली हियरिंग में ही इसको उड़ा देगी, और सारी सियासी पार्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए, सबके अकाउंट्स बैक वक्त देखे जाने चाहिए। अच्छा, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप तौहीन कर रहे हैं। जी, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहे हैं, जो $31 बिलियन भेज रहे हैं, जिनकी साख को आप नुकसान नहीं सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा भी गैर मुल्की कंपनियों का भी तस्करा है। कंपनियां हैं, 351 कंपनियां हैं, गैर मुल्की शहरी हैं, अकाउंट छुपाना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मोम की नाक बन चुका है पाकिस्तान का आइन, मोम की नाक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, नजरिया जरूरत पैदा हो जाता है। पाकिस्तान की तारीख में जैसा खिलवाड़ आइन के साथ किया गया है, वो किसी और की चीज के साथ नहीं किया गया। पाकिस्तान की तारीख में आइन को जैसा मजाक बनाया गया है, दुनिया में कहीं नहीं बनाया गया। ऐसे भी मुल्क हैं जहां कोई तहरीरी आइन नहीं, लेकिन कोई माशरे के अंदर कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई सियासी बिगाड़ नहीं पैदा करता। आपको पता ही है, सदाकत और अमानत पे तो सुप्रीम कोर्ट से वैसे सादिक और अपीन डिक्लेयर्ड है इमरान खान साहब, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो अकाउंट्स के हवाले से बयान हलफी दिया गया था वो झूठा है, 62(1) का केस तो बनता है। फिर देखें, जहां मर्जी ये ले जाएं, इमरान खान का अब कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक वक्त होता है, 26 साल पहले इमरान खान के साथ तो उलझा जा सकता था, कोई जोड़ो कराटे किए जा सकते थे। आज ये मुमकिन नहीं है। इस मुल्क को आगे लेकर चलना है और सब लोगों को आगे लेकर आप कह रहे हैं अवामी जज्बात तो चलें, ठीक है, उनका एहतराम तो सबको होना चाहिए, लेकिन फिर कानून और आइन और इन तमाम चीज़ों को और उसूलों जिनकी बात खुद इमरान खान साहब करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, पसे पुश डाल देते हैं सबको। $1100 अरब के लिए आप 1100 अरब का जिस तरह आपने खोंचा मारा है, नैब केसेस के कानूनों में तरमीम की है, जो अपने सारे लोग आपने देखें, आपकी हुकूमत है कितनी, आप सारे मुल्क के लिए बहरान पैदा करने जा रहे हैं। तरनोल से लेके और बाराकऊ तक आपकी हुकूमत है, और उधर से रवात तक आपकी हुकूमत है, और आप जो करना चाहते थे, जो NRO लेना चाहते थे वो ले लें, लेकिन ये आपकी सियासत को दफन कर दिया है। आज आपकी सियासत जो है वो आखिरी अचकोले ले रही थी। ये उखेड़ा पहाड़ और निकला चूहा, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं जी, ये हाई कोर्ट में जाएं, ये केस खत्म होगा बिल्कुल। और हमें इस मुल्क की हकीकी सूरत हाल को कौम के सामने बयान करना चाहिए। ये जाती और शख्सी लड़ाइयाँ और गैर पार्लिमानी जुबान और धमकी अमेज जुबान और एक दूसरे के साथ जोडो कराटे की जुबान, इसको खत्म करना चाहिए। तो ये मशवरा आप इमरान खान साहब को भी देते हैं कि जोडो कराटे की जुबान? मैं हर दफा देता हूँ, माने या कोई ना माने। सही, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता हूँ। देखें, कोई शख्स है ये जो बड़ा सरमायादार है, मैं इसीलिए सरमायादारों से और इंडस्ट्रियलिस्टों से कभी सलाम दुआ नहीं रखता। ये सब पार्टियों को चंदा देते हैं। ये जो बंदा है अमेरिका में कैद है, क्या नाम है इसका? आरिफ नकवी। हैं जी, आरिफ नकवी। आरिफ नकवी, अल्लाह आपका भला करे, आपके बच्चे जी हैं, कि आरिफ नकवी को इस तरह इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जैसे कोई वो
और ये खुद उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, वो जो खालिद था जिसने रिट की हुई है, वो रिट भी लगाए सारे पीटीआई वाले साथ। उसामा बिन लादेन से पैसे लेने में मैं गवाही देने के लिए ऑन ओथ तैयार हूँ कि नवाज शरीफ ने पैसे लिए, और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ ये माल किसी का नहीं छोड़ते। और ये सारे सनतकार और सरमायादार सारी पार्टियों को चंदा देते हैं, ये किसी के नहीं होते, अपने मुफाद के होते हैं। और इनको नजर आए कि जो हुकूमत आने वाली है उस पर ज्यादा नवाज़शात करते हैं। आज का केस 8 साल आपने कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। तो सर उसमें इल्तिवा की दरखास्तें तो पीटीआई डालती रही है ना, दर्जनों दफा तो हाई कोर्ट से रुजू कर लिया कि ये काबिल समाअत नहीं है। पार्टियां देखें, राजे ने मेरे नीचे काम किया है एज ए सेक्रेटरी रेलवे। सियासी पार्टियों के खास तौर पर इमरान खान और पीटीआई के नजदीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवालिया निशान बन चुके हैं। एक आदमी के लिए इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, कौम को, मुल्क को, अदारों को। और मैं खुद राजा साहब को आज आपके प्रोग्राम से कहता हूं कि राजा साहब इस मुल्क के लिए आप रिजाइन कर दें। मैं उनसे अपील करता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लोगों के बच्चे कटे हैं, लोगों को नेज़ों पर वैसे ये क्या मंतक है कि एक आदमी जिसको आप खुद लगाएं, जिस पे एतमाद का इजहार करें, जिसको कहें कि हाँ जी ये हमारा, पिछला वाला तो हमारा बंदा नहीं था और ये वाले पे हमें एतमाद है, और फिर उसके बाद आप उसके खिलाफ हो जाएं और उसे कहना शुरू कर दें तो वो उतर जाए। कारकर्दगी देखी जाती है, देखें आदमी की कारकर्दगी देखी जाती है। कायदे आजम भी किसी जमाने में कांग्रेस में भी थे, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, मुसलमानों से ये दर्द नहीं रखती, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को जन्म दिया। कायदे आजम भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मुस्लिम लीग मुल्क बनाने के लिए और मुसलमानों की रियासत बनाने के लिए जा रही है, ये काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद करेगी, तो उन्होंने उसका साथ दिया। अब हमें कूल डाउन करना चाहिए। हर रोज लड़ाई झगड़ा, हर रोज सियासत से लोग, एक दिन ऐसा आएगा कि उकता चुके हैं लोग, मसाइल चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं, बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। आप शहर में भेजें किसी को। अच्छा खबर दें कोई, शेख साहब इत्तलात हम तक ऐसी पहुंच रही थी, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी मुझे नहीं पता, हुकूमत मैं के बीच कोई है राब्ते की सियासत करता हूँ, नहीं चल रही तो चलनी चाहिए। मुझे नहीं पता चल रही है कि नहीं चल रही है। सियासतदान जो है अपने दरवाजे बंद नहीं करता, ये फैसला एक बड़ी पार्टी ने करना है जिसका लीडर इमरान खान है। और बावजूद इसके कि मुझे सर्टन पाबंदियां, लेकिन मैं आपकी हैसियत और अहमियत को समझते हुए आपको भी पर दे रहा हूं। और मैं बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद ये कह रहा हूं कि आप इस मुल्क को कूल डाउन करें, इस मुल्क का मीडिया इस मुल्क को कूल डाउन करे। और इस मुल्क का मीडिया जो है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम के पास अब कोई काम नहीं है सवाए टीवी देखने के और टेलीफोन के साथ लगे रहने के। अगर टेलीफोन इससे ले लिया जाए और टीवी ले लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये कौम नफ्सियाती मरीज हो जाएगी। सो हमारे पर वक्त के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान इस वक्त एक मकबूल और मजबूत आवाज है, और जब इंसान मकबूलियत की और अवामी जज्बात और मकबूल आवाज का एहतराम होना चाहिए। शेख साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया।